सबसे बड़ा मौका इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड और वाकई ये मौका बहुत बड़ा है दोनों ही टीम्स के लिए अपना सेमीफाइनल्स का सफर जारी रखने के लिए। दोनों ही टीम अपना टूर्नामेंट ओपनर हार के आ रही है, इसलिए जीत अब आवश्यक है। नमस्ते, मेरा नाम है रिल्मा पाठक और आप सबका स्वागत है शो में। इंडिया और न्यूजीलैंड एक बहुत ही हसीन मोड़ पे आके खड़े हुए हैं क्योंकि दोनों के लिए ये जीत उतनी ही जरूरी है जितनी अच्छी चाय में चीनी। ये उतना ही आवश्यक है। और हमारे साथ ऑफ कोर्स बहुत बड़े सवाल हैं, बहुत बड़ा मैच है। स्टूडियो में हमारे साथ है मोहम्मद कैफ, जो कि बहुत ही अच्छे लग रहे हैं लाल जैकेट में। कैफ, चीनी चाय क्या अच्छा स्टार्ट किया नहीं बिल्कुल, अब जरूरत पड़ी है मुझे चाय की। चाय की हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है जब ये मैच देखने वाले हैं हम। कैफ, कितना बड़ा मैच है? बहुत बड़ा मैच है, बहुत बड़ा मैच है क्योंकि न्यूजीलैंड की टीम अभी हालिया अगर 2-3 साल की बात करें तो भारत पे हावी पड़ा है। न्यूजीलैंड की टीम देखिए, अंडर विलियमसन उनके कप्तान बहुत अच्छे हैं, अनुशासन वाली टीम है। बहुत बड़े बड़े नाम नहीं है पर उनको फील्डिंग करना आता है, उनको पावर प्ले में विकेट लेना आता है, उनको बीच के ओवर्स में कंट्रोल करना आता है। हाँ, बड़े स्कोर नहीं बना पाती, कमजोरी है उनकी बल्लेबाजी, पर बॉलिंग उनकी फील्डिंग बहुत शानदार है, कप्तानी बहुत शानदार है। आप चाहे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात कर ले, वहाँ भी भारत हारा। 2019 वर्ल्ड कप की सबको याद होगा कितना बड़ा वो मैच था, वहाँ हारे इंग्लैंड में। ऐसे नाम नहीं है पर ये टीम अच्छी है, मेहनत करनी पड़ेगी भारत को हराने के लिए इनको। बिल्कुल। और अगर केन विलियमसन और विराट कोहली की बात करें, जो मैचअप है ये तो अंडर 19 से शुरू है। बिल्कुल, केन विलियमसन और हाल में वो यूएई में थे भी, वो उन्होंने हैदराबाद की कप्तानी भी करी है और कप्तान अच्छे कप्तान है, उनका रिकॉर्ड अच्छा है। और न्यूजीलैंड T20 आई में अच्छी टीम भी है, आप भारत से ऊपर है आईसीसी रैंकिंग की बात करें। पर यहाँ भारत की बात करेंगे, भारत को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी उनको, और उनको ये पता है पिछले मैच हार के आ रहे हैं, बहुत बुरी तरह से हार के आ रहे हैं। तो कॉम्बिनेशन के बारे में लोग बात करेंगे, किसको खिलाना है, क्या खिलाना है। मैं बात करना चाहता हूँ कि कैसे खेलना है, कैसे काउंटर अटैक करना है, कैसे बड़े स्टेज पे जो बड़े प्लेयर होते हैं उनको बढ़ चढ़ के बोलना पड़ेगा। बड़े प्लेयर कौन है? विराट कोहली खुद बड़े प्लेयर हैं, बड़े प्लेयर रोहित शर्मा है, केएल राहुल है, बुमराह है। इनकी परफॉर्मेंस ऑन द बिग डे, बिग मैच में होनी चाहिए। बिल्कुल, मैच बहुत बड़ा है इसलिए सवाल भी बहुत बड़े हैं, इसलिए इन सवालों का जवाब जो है हम आपसे लेंगे। उस जो वो स्क्रीन देख रहे हैं आप, हाँ। एक नया स्क्रीन है, कुछ नया तो करना पड़ेगा ना भारत को, तो हम भी कुछ नया करेंगे स्टूडियो में। तो आएंगे आप हमारे साथ? बहुत जबरदस्त स्क्रीन है, वहाँ तो काफ़ी चीज़ें अंदर छिपी हुई हैं, सामने निकाल के लाते हैं। जो हमारे फैंस है देख रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे, ये तो मैच है, बहुत बड़ा मैच है, सबको पता है जी। तो ये मैच है हमारे पास। एक नजर डालते हैं टीम स्क्वाड पर। भारत का ये टीम स्क्वाड है जो आपने सेलेक्ट किया था, जिसमें आपने अश्विन को जगह दी है। अश्विन की जगह पिछले मैच में भी बनती थी क्योंकि वो बड़े प्लेयर हैं, वो बड़े प्लेयर, उनको बड़े प्लेयर पे नर्व होल्ड करके गेंदबाजी करना आता है। दबाव, देखिए दबाव में कैसे अपने आप को बेस्ट परफॉर्मेंस करना वो अश्विन को पता है, इसलिए मैं उनका नाम पिछला मैच में भी देखना चाहता था अगेंस्ट पाकिस्तान। और मुझे पता है कि अश्विन को बड़ा मैच पसंद भी है, बड़े मैच के प्लेयर हैं। पाकिस्तान के खिलाफ उनको नहीं खिलाया गया, उनको बहुत दुख हुआ होगा क्योंकि वो चाहते हैं बड़े मैच में अपना कंट्रीब्यूट करें भारत के लिए। तो ये बात हो गई। वरुण अच्छे गेंदबाज है चक्रवर्ती, पर वरुण के पास एक्सपीरियंस नहीं है, उन्होंने खराब गेंदबाजी बिल्कुल नहीं करी। पर मैं चाहता हूं कि ये एक और बदलाव करे, सिर्फ एक बदलाव करे, अश्विन को लेके आए इस मैच में विराट कोहली। ओवरऑल देखिए ये नाम तो बहुत बड़े हैं, यहाँ ट्रेंड बॉल का खतरा है। ये जो ओपनर की बात कर रहे हैं, शाहीन अफरीदी अच्छी गेंदबाजी करी, वहाँ 2 विकेट वो शुरू में ले गए थे। जब ये 2 आउट होते हैं ना तो विराट कोहली को पहले आना पड़ता है, वो नहीं चाहते आप। ये 2 ओपनिंग पार्टनरशिप करेंगे तो और मजबूती मिलेगी भारत को। बिल्कुल, ऑफ कोर्स वरुण चक्रवर्ती और अश्विन के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़े नाम है हार्दिक पांड्या। इनके ऊपर बहुत सवाल उठे थे, इनके फिटनेस के ऊपर बहुत सवाल उठे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या हार्दिक पांड्या को ये मैच विराट कोहली खिलाएंगे, अगर नहीं तो इनके रिप्लेसमेंट क्या बनते हैं? क्योंकि नेट्स में जैसी खबर आई है इन्हें बॉलिंग करते हुए देखा गया है। क्या ये बल्लेबाजी 6 नंबर पे आके 18 गेंद पे 30 रन बना सकते हैं? वो इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अगर मैं विराट कोहली हूँ, मैं इनकी गेंदबाजी मुझे नहीं चाहिए जी। कोई बात नहीं, आप अनफिट हैं, फिट नहीं है, कोई बात नहीं, आप टाइम लीजिए। पर जब आप 6 नंबर पर जाएं बल्लेबाजी करने, आपको जितने भी बॉल मिले, जो पावर हिटिंग हार्दिक पांड्या कर सकते हैं, इनके जैसा प्लेयर ना दुनिया में बहुत कम है। पोलार्ड
रसल, हार्दिक पांड्या, मैक्सवेल नंबर 5 पे खेलते हैं। ये 4-5 ही प्लेयर हैं जी। जो डेथ ओवर्स में गेम को बदल सकते हैं। अभी आसिफ अली आ गए हैं इस टूर्नामेंट में, आसिफ अली भी नंबर 7 पे खेल रहे हैं, वो भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो आसिफ अली के बराबर इनको खेलना पड़ेगा, बॉलिंग ना भी करें। ये जो 5 गेंदबाज नीचे दिख रहे हैं रिद्धिमा, ये बहुत काबिल गेंदबाज है, आपको छठवां बॉलर नहीं चाहिए, अगर नहीं तो मत फोर्स करो, पर ये अगर बैटिंग करते नंबर 6 पे गेम पलट दे, वो प्लेयर चाहिए हार्दिक पांड्या। शार्दुल ठाकुर की जगह नहीं बनती है स्क्वाड में? कहाँ खिलाएंगे आप? शार्दुल ठाकुर की जगह अगर आप उनको लेके आते हैं, ड्रॉप करेंगे हार्दिक पांड्या को, तो वो 6 नंबर पे उतने इम्पैक्टफुल बल्लेबाजी नहीं करते। वो जो बल्लेबाजी शार्दुल ठाकुर को मैं बता दूं, वो टेस्ट मैच में करी है, जो उनकी परफॉर्मेंस आई है वो टेस्ट मैच में। गैबा टेस्ट मैच सबको याद है, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस करी, उनकी बल्लेबाजी टेस्ट मैच में अच्छी है। T20 में जहाँ 5-6 बॉल 10 बॉल मिलती है नंबर 7-8 के बल्लेबाज को, वो हार्दिक पांड्या से कंपेयर नहीं कर सकते, इसलिए वो उनकी जगह नहीं बनती। हार्दिक पांड्या नंबर 6 पे इस टीम में उनका मुकाबला किसी से नहीं है। चलिए फिर हार्दिक पांड्या टिके रहेंगे। अगली टीम देखते हैं हम, जो कि है न्यूजीलैंड की टीम, और यहाँ पे खतरा बहुत है हमें, बिकॉज यहाँ पे बड़े बड़े नाम है, ऑफकोर्स इश सोधी, मिचेल सैंटनर और साथ ही साथ ट्रेंट बोल्ट। ये जो गेंदबाज हैं, इससे हमारे ऑफकोर्स टॉप ऑर्डर को बहुत खतरा है, स्पेशली ट्रेंट बोल्ट से। ट्रेंट बोल्ट क्योंकि बाएं हाथ के गेंदबाज हैं। दुबई की जो पिच है, शुरू में स्विंग होता है वहाँ, अभी हाल के जो मैचेस हुए वहाँ तेज़ गेंदबाजी कामयाबी मिली है गेंदबाज को। अगर बॉल को आगे डालें, स्विंग कराएं, और ट्रेंट बोल्ट वो काम कर सकते हैं। रोहित शर्मा को बहुत बड़ा खतरा है, वो जो पहली दूसरी बॉल है वो थोड़ा सा लेजी भी होते हैं अपने फुटवर्क में। अगर वो जो बॉल जो अंदर आती पड़ के, जो बॉल अंदर आती है उस पर ध्यान रहे कि वो मिस ना करे। वो LBW होते हैं हमेशा अगेंस्ट लेफ्ट आर्म बॉलिंग। तो ट्रेंट बोल्ट 100% वो ट्राई कर रहे होंगे कि कैसे वो बॉल डालें रोहित शर्मा को और उनको आउट करें। जी बिल्कुल, आपने ट्रेंट बोल्ट की बात की, लेफ्ट आर्म पेसर है वो, तो ये हमारे स्टैट्स है रोहित शर्मा के लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट। हमारा पूरा का पूरा टॉप ऑर्डर अगर आप देखें कैफ, तो लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट हमें हमेशा खतरा रहता है, और भारत में जगह भी नहीं है लेफ्ट आर्म पेसर्स। हाँ, लेफ्ट आर्म खेलते भी कम है ना रिद्धिमा। देखिए लेफ्ट आर्म में हमारे पास एक नटराजन थे, हमारे पास खलील थे, ज़्यादा खेलते नहीं भारत के लिए। पर अभी क्या है, अगर हमारी टीम में देखें तो ज़्यादातर दाएं हाथ के गेंदबाज है। आप नेट पे किसको खेलते हैं? नेट पे खेलते हैं आप, अभी वहाँ अवैश खान है एज ए नेट बॉलर, आप खेलते हैं बुमराह को, भुवनेश को, शामी को। कोई लेफ्ट आर्म का जो एंगल होता है ना रिद्धिमा, वो इस तरफ से होता है। तो आप जब खेल रहे हैं तो आपको स्टांस थोड़ा ओपन करना पड़ता है। जो स्टांस है आपका, अगर कैमरा यहाँ आए मेरे पास तो मैं स्टांस दिखाऊं, तो ये राइट हैंड के लिए हो गया, लेफ्ट हैंड के लिए आपको स्टांस थोड़ा खोलना पड़ता है, ऐसे आते हैं। तो वो अभ्यास नेट पे होता है। नेट पे हमारे पास प्रैक्टिस होती नहीं। लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर ऐसे इतने अच्छे हैं नहीं, और तेज नहीं डालते। अगर डालते तो फिर 120 125। शाहीन अफरीदी की पेज 150 है, शाहीन अफरीदी 150 डालते हैं, और सीधा सटीक यहाँ बॉल आ गई तो वहाँ पे रोहित शर्मा आउट हुए, KL राहुल आउट हुए। मेरे ख्याल से ये खतरा है ट्रेंट बोल्ट के साथ, कैसे टैकल करते हैं रोहित शर्मा। बिल्कुल, आपने शाहीन अफरीदी की बात की। शाहीन अफरीदी से ज्यादा घातक जो गेंदबाज है वो है ट्रेंट बोल्ट। अगर आप स्टैट्स देखें तो वो भी लेफ्ट आर्म पेसर्स, और साथ ही साथ इंडिया न्यूजीलैंड वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल्स तो आपको 2019 का याद ही होगा, जहाँ पे ट्रेंट बोल्ट ने ही हमारा टॉप ऑर्डर जो है चटका दिया था। बिल्कुल याद है। यहाँ पे आप KL राहुल का प्रदर्शन देखें लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट, यहाँ पे भी वो 3 बार आउट है। जी, इनका बेटर है, स्ट्राइक रेट थोड़ी कम है, 103 की है। तो ये लेफ्ट आर्म जब पेसर इनके खिलाफ आता है तो थोड़ा सम्मान देते हैं, टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, डिफेंस स्ट्रांग रखते हैं, तो आउट नहीं होते। कम आउट हुए, 3 ही बार आउट हुए, देखिए आप यहाँ। रोहित शर्मा ज़्यादा बार, 9 बार आउट हुए। रोहित शर्मा का ज़्यादा खतरा है अगेंस्ट ट्रेंट बोल्ट के साथ। पर KL राहुल इनका औसत भी अच्छा है, 45 का है। तो ओवरऑल इनका जो स्टैट है बेटर है रोहित शर्मा से। तो मैं यही दुआ करूँगा, फैंस यही दुआ करेंगे कि जो पहला स्पेल है ट्रेंट बोल्ट का वो निकाल दें। जी, ये तो खैर हमारे ओपनर्स की बात हो गई। अगर आप हमारे मिडिल ऑर्डर को देखें, हमारे मिडिल ऑर्डर लेग स्पिनर्स को कैसे हैंडल करेंगे? ये T20 में प्रदर्शन है ऑफ कोर्स लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट विराट कोहली का है। तो ये लेफ्ट आर्म पेसर की पहले बात कर लेते हैं। करेक्ट। ये भी 9 बार आउट हुए। हाँ जी, बिल्कुल। लेफ्ट आर्म पेसर हमेशा विकेट लेता है। ये जिस एंगल से बॉल लेफ्ट आर्म पेसर डालता है, बॉल अंदर आती है हवा में, और दुबई की पिच क्या होता है, बॉल पड़ने के बाद भी कांटा बदलता है, रास्ता बदल रहा है। तो दो तरफा चाल में बल्लेबाज फंस रहा है। एक तो स्विंग में फंस रहा है, जब बॉल लैंड करती तो रास्ता बदलती है, पड़ के अंदर आती है। जो KL राहुल को पिछली मैच में शाहीन अफरीदी ने जो बॉल डाली, अगर वो दोबारा रिप्ले आप देखेंगे तो बॉल स्विंग हुई, पड़ने के बाद और अंदर आ गई रफ्तार के साथ। तो वो हमेशा एक दिक्कत का सबब होता है बल्लेबाज के लिए। पर विराट की बात करें तो वो भी आउट हुए, 9 बार आउट हुए। देखिए औसत भी कम है, औसत भी
37 का है, T20 में ठीक है। हाँ। मतलब थोड़ा सा आप तो ठीक है, इतना खराब नहीं है। जिस तरीके के बल्लेबाज हैं वो उस हिसाब से। लेकिन एक बार T20 में प्रदर्शन, हम लेग स्पिनर की बात करें तो लेग स्पिनर में हमने देखा है कि विराट कोहली को थोड़ा तंग जरूर करते हैं लेग स्पिनर्स, पर औसत वहाँ 46 का है, स्ट्राइक रेट थोड़ा सा 127 का है। क्योंकि जब लेग स्पिनर बॉलिंग करता है तो 6 ओवर के बाद आता है, तो उसमें विराट कोहली बल्लेबाजी जब करते हैं तो बड़ा शॉट मारने का प्रयास नहीं करते। वहाँ वो पार्टनरशिप बिल्ड करते हैं, उसको सिंगल डबल में खेलते हैं, तो इसलिए वहाँ इतना स्ट्राइक रेट हाई नहीं है। पर हाँ, 9 बार आउट हुए हैं जी जी। तो ये भी स्टैट एक विलियमसन इस्तेमाल करेंगे इनके खिलाफ। इनके पास सोडी अच्छे गेंदबाज है, लंबे कद के, उनका ये साल अच्छा गया है, तो ये एक स्टैट है। पर ओवरऑल ऐसे कोई कमजोरी नहीं है, कोई कमजोरी नहीं कि मैं बोलूंगा हाँ लेग ब्रेक आया विराट कोहली आउट हो गया, ऐसा नहीं। बहुत महान बल्लेबाज हैं, मेरे ख्याल से टैकल कर सकते हैं आज के मैच में। ठीक है, इस स्क्रीन पे हम जरूर आपसे और सवाल करेंगे, लेकिन ये तो हमारे ओपनर्स की बात हो गई। कैफ, अगर आप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन के बारे में बात करें तो आप इश सोधी, मिचेल सैंटनर, इन दोनों को हमारे मिडिल ऑर्डर बैट्समैन कैसे हैंडल करेंगे अगेन लेग स्पिनर्स? मैं देखता हूँ ऋषभ पंत का बहुत बड़ा रोल है। ऋषभ पंत अगर सैंटनर मिलते हैं उनको बीच में या सोधी मिलते हैं तो वो बड़ा शॉट लगा सकते हैं। ऋषभ पंत का फॉर्म भी लास्ट मैच में अच्छा रहा, अच्छी बल्लेबाजी करी, अच्छा कैमियो प्ले किया उन्होंने। हाँ, पार्टनरशिप पंत और विराट की पार्टनरशिप थी तो थोड़ा फॉर्म भी लग गया और बहुत 1-8 महीने से 2 महीने से वहाँ है, उस पिच का बड़ा अंदाजा है। तो 20 के ओवर से मेरा मानना है कि गेम, बड़ा मैच 20 के ओवर में चेंज होता है। लोग टारगेट करते हैं 6 ओवर और डेथ ओवर। 20 के ओवर में आपने स्मार्टली एक आध चौका मार दिया, 7-8 रन हर ओवर में निकाल लिए तो वहाँ से गेम बदल सकता है। और अगर आप इश सोधी की बात करें तो 2021 में जो इनका प्रदर्शन रहा है वो वहाँ पे स्टार्ट है। इश सोधी बहुत घातक साबित हो सकते हैं भारत के खिलाफ। अगर आप न्यूजीलैंड इन जनरल बात करें तो इनके गेंदबाजों ने पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें अच्छे से रेस्ट्रिक्ट किया, 134 पे। पाकिस्तान जो है एंड में उनके बल्लेबाज जो है वो मैच छीन के ले गए। भारत के अगेंस्ट जिस तरीके से पाकिस्तान जीता था वही सेम केस न्यूजीलैंड के अगेंस्ट नहीं था। न्यूजीलैंड से आसान नहीं था जीतना उनके लिए। तो ये मैच कहाँ जीता और हारा जाएगा ये भारत और न्यूजीलैंड के बीच? मेरे ख्याल से नया बॉल कैसा खेलता है भारत, बीच में कैसे पार्टनरशिप बिल्ड करता है। ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी अच्छी है, उनकी फील्डिंग अच्छी है, उनकी कप्तानी अच्छी है। आपने इस सोडी की बात करी, 20 के ओवर्स में विकेट लेते हैं, लंबे कद के हैं, काफ़ी लंबे हैं, 6 फुट से ज़्यादा हाइट है उनकी, बहुत लंबाई से बॉल को छोड़ते हैं, तो इसलिए बल्लेबाजों का आसान नहीं होता। इनका फॉर्म भी अच्छा है। अब यहाँ सैंटनर साहब आ गए तो इनकी बात कर लें। मैच 53 खेले, विकेट 61 है, तो इनके पास भी एक्सपीरियंस है। ओवरऑल कहाँ कैसे भारत न्यूजीलैंड को हराएगा वो उस पर जिक्र करते हैं, बात करते हैं। तो बैटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। ये टीम ऐसी है कि आप इस टीम को हल्के में नहीं ले सकते। हर प्लेयर का इनका रोल होता है न्यूजीलैंड की टीम में। आप टॉस जीते तो पहले फील्डिंग करना पसंद करेंगे, बाद में चेस करना पसंद करेंगे। ये एक तरीका रहा है। इस वर्ल्ड कप की बात करें, जो टीम बाद में बल्लेबाजी करी वो टीम ज़्यादा मैच जीत रही है, तो वो भी एक विराट कोहली के दिमाग में होगा। पर मैं फिर दोबारा से बड़े प्लेयर का नाम लूँगा। बड़े प्लेयर बड़े मैच में परफॉर्मेंस करते हैं, हाई प्रेशर मैचेस में बड़े प्लेयर्स परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन कैफ की जो टीम है उसमें शार्दुल ठाकुर को तो जगह नहीं मिली। देखते हैं कि विराट कोहली ने शार्दुल ठाकुर के बारे में क्या कहा, एक नजर। Yeah, he's definitely a guy who's in our plans constantly, making a case for himself, and he is definitely someone that can bring a lot of value to the team. Now, what role he plays or where he fits in, that's something that I cannot obviously talk about right now. But yes, Shardul is someone who's got great potential and he will add great value to the team. जी, शार्दुल ठाकुर के परफॉर्मेंस के बारे में बात कहा, लेकिन इसमें कोई क्लैरिटी नहीं है कि उन्हें न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जगह मिलेगी कि नहीं। हार्दिक पांड्या ऑफ कोर्स आप बैक कर रहे हैं कैफ, बिकॉज एक्सपीरियंस की बात की आपने, हाई प्रेशर मैचेस में खेलने की बात की, तो हार्दिक पांड्या से बेटर तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 6 पे नहीं है। जी बिल्कुल, जिस तरह से बात, अभी इनका अगर स्टैट देखें आप, 22 मैच में 31 विकेटें हैं शार्दुल ठाकुर की। इकोनॉमी काफ़ी हाई है, अराउंड 9 के ऊपर की इकोनॉमी है और ज़्यादा मैच नहीं खेले शार्दुल ठाकुर। पर देखिए, मैं ये मानता हूँ कि ये हार्दिक पांड्या सिंह का कम कॉम्पिटिशन नहीं है। अगर इनको खिलाना है तो फिर भुवनेश कुमार को बाहर करना पड़ेगा, मोहम्मद शमी को बाहर करना पड़ेगा।
वहाँ जगह बनती है। हार्दिक पांड्या से लोग कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या तो नंबर 6 पे खेलते हैं, ये नंबर 6 पे नहीं खेलेंगे। हाँ, भुवनेश कुमार को अगर हटाना चाहे तो हटा के इनको ला सकते हैं, क्योंकि ये भुवनेश कुमार भी 7-8 नंबर बैटिंग करते हैं, ये भी 7-8 नंबर बैटिंग करेंगे और 3-4 ओवर देंगे आपको। हार्दिक पांड्या से हम इसलिए कंपेयर कर रहे हैं क्योंकि वो बॉलिंग नहीं कर रहे हैं, हमें बॉलिंग ऑप्शन मिल जाता है शार्दुल ठाकुर के साथ। नहीं तो फिर बैटिंग कम हो गई ना जी। अगर आप हार्दिक को हटाएंगे तो बैटिंग कम हो गई, फिर आप 6 नंबर पे जडेजा को भेजेंगे, 7 पे शार्दुल आएंगे, 8 पे भुवनेश आएंगे, उसके बाद बैट्स और जो प्लेयर बचते हैं। मेरे ख्याल से अभी इतना पैनिक नहीं करना चाहिए भारत को। भारत पैनिक ना करे, वही इम्तिहान है जी। जो कोहली वहाँ बोल गए, वो ये कह रहे थे कि भाई बातें लोग कर रहे हैं पर हम नहीं खिलाएंगे, उनका मतलब वो था। अगर मैं उनकी जो हाव भाव से मैं आगे बात बताऊं तो वो शार्दुल का नाम लिया कि हाँ हमारे प्लान में है, प्लान में होते तो पहला मैच खेल जाता है अगेंस्ट पाकिस्तान, तो वो नहीं खेलने वाले। हार्दिक पांड्या बहुत उम्दा प्लेयर है नंबर 6 पे, वहाँ उनसे कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि ये यूएई में देखिए रिमा हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं हुए। जब 6वां बॉलिंग ऑप्शन चाहिए होता है, जब आप 170-80 हर मैच बन रहे तो लगता है यार यहाँ तो 5 बॉलर काम नहीं आ रहे, एक आध एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए, पर यहाँ 150-140 ही बन रहा है। तो बल्लेबाजी हटा के बॉलर बढ़ाना मेरे ख्याल से ये बेवकूफ़ी ना करें। आप बैट्समैन को बैक करें। न्यूजीलैंड की टीम 180-90 का स्कोर नहीं बनाएगी, उनकी जो मेहनत है 140-50 बनाएगी, फील्डिंग बॉलिंग कप्तानी अच्छी करके वो मैच जीतते हैं। फील्डिंग की बात की आपने न्यूजीलैंड के बारे में, और जब भी हाई प्रेशर मैचेस होते हैं तो न्यूजीलैंड की फील्डिंग कमाल की होती है, इतनी कमाल की कि फाइनली उनके जो फील्डर्स होते हैं उनके ऊपर मीम्स बनते हैं कि वो सुपरमैन है, टर्मिनेटर है। जैसे मार्टिन गप्टिल, मुझे याद है वो रन आउट जो उन्होंने किया था MS धोनी का 2019 वर्ल्ड कप में, सीधा ICC ने उन्हें टर्मिनेटर का करार दिया था। अभी अगर आप कॉनवे का जो फील्डिंग देखे अगेंस्ट पाकिस्तान, वो सुपरमैन बन गए दुबई में। तो फील्डिंग बहुत कमाल की होती है, बिकॉज फिटनेस नेक्स्ट लेवल पे है न्यूजीलैंड का। नहीं, हफीज का कैच था, वो बहुत अच्छी तरह बाएं छोर भागे, काफी भागने के बाद दोनों हाथ से डाइव लगाई थी कॉनवे ने, और दोनों हाथ से जो फील्डिंग करता मुझे बहुत पसंद आती है, क्योंकि आपके ऑप्शन होता है कि एक हाथ से पकड़ने पर, एक हाथ देखिए छोटा है, 2 हाथ लेके आए तो बड़ा हो गया। जो कप होता है जहाँ बॉल लैंड करती है, वो 2 हाथ से क्या होता है कि आप मिस करने का चांस बहुत कम होता है, और 2 हाथ से लोग फील्डिंग जब भागते हैं तो बंदा पैनिक करता है, एक हाथ से ट्राई करता है, बॉल निकल जाता है। पर कॉनवे की फील्डिंग बहुत शानदार थी, आपने सही बात बोली। माकरम ने भी अच्छे कैच लिया है, अपने दाईं ओर भाग के दोनों हाथ से डाइव लगाया था। साउथ अफ्रीका के फील्डर हैं वो, तो 2 हाथ से फील्डिंग करना मुझे बहुत भाता है। तो अगर आप यूएई की बात करें और इस पिच की बात करें, मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप में 3 तरीके के लोग खेल रहे हैं। एक है ग्रुप ए, एक है टीम ए, एक है टीम बी, और तीसरा है पिच। 3 लोग काम आ रहे हैं यहाँ पर, 3 लोग अपना गेम खेल रहे हैं, क्योंकि ये पिच जो है यहाँ पे 150 के अराउंड स्कोर बन रहा है। साथ ही साथ बॉल कैसे आएगी किसे पता, और सिर्फ चेजिंग टीम्स जीत रही हैं। अपनी देसी जबान में बोलते हैं ना, बहुत माता बच्ची करनी पड़ेगी। तो मुझे ये बताएं कि पहली बात तो ये कि ये चेजिंग टीम्स जीतने का क्या सिलसिला है? क्योंकि देखिए जो वहाँ का क्यूरेटर है वो पिच में नमी रखता है। धूप इतनी स्ट्रांग है, इतनी सख्त धूप है कि बंदा सूख जाए। हम लोग खड़े हैं तो पूरा जो जूस है शरीर का निकल जाता है, बहुत कड़क धूप है। तो पिच में उसको डर होता है कि पिच ज़्यादा ना सूख जाए, वो नमी रखता है, वाटरिंग करता है, उसको कवर करता है, ढकता है दरी से, और उसको ढके रखता है काफ़ी टाइम तक। मैच से 1-2 घंटे पहले ही निकालता है, तो वो नमी रहती है, ऊपर घास का लेयर है, तो पहले बल्लेबाजी बहुत मुश्किल है। क्योंकि आप नमी के साथ क्या होता है, स्पिन डालोगे तो भी बॉल ग्रिप करेगा, फास्ट बॉलिंग आ रही है वो भी बॉल पड़ के कांटा बदल रही, स्विंग हो रहा है, तो आप दोनों तरफ से फंस गए। बाद में क्या हो रहा है, जब वो पहले बैटिंग 2 घंटे जब धूप लग जाती है, पिच थोड़ा सूख जाती है, बाद में क्या है, ड्यू फैक्टर आता है। बाद में पिच थोड़ी सूखने के बाद बॉल गीली होती है ग्राउंड में, जब ड्यू फैक्टर आता है तो बल्लेबाजी वहाँ आसान है। इसीलिए आप देखें जो टीम चेस कर रही है वो टीम ज़्यादा मैच जीत रही है। अब देखें अभी स्टैट एक आया था वहाँ चेजिंग का जी, टॉस का असर यहाँ बात हो रही है कि वर्ल्ड कप में टॉस का असर ये है कि 9 मैच टीम जीती है 8, टीम हारी 1, तो उसका टॉस एक बहुत बड़ा भूमिका जो है निभा रहा है कि टॉस जीतना, मैच जीतने से पहले टॉस जीतना बहुत ज्यादा जरूरी है। और विराट कोहली का हमने रिकॉर्ड देखा है टॉसेस में, सारे लोग फील्डिंग कर रहे हैं, जो भी टॉस जीत रहा है फील्डिंग कर रहा है, तो वो अच्छा निर्णय है। मैंने आपको बताया क्यों कर रहा है। पहले बल्लेबाजी मुश्किल है, वहाँ बॉल सीम करता है, आसान बल्लेबाजी नहीं है। तो पर फिर देखिए मैं दोबारा से बात कर रहा हूँ, टॉस अगर हार गए तो दिल छोटा ना करे, आपको फाइट बैक करना है, लड़ाई करनी है और मैच जीतना है। और बहुत बड़ा मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड। लेकिन उससे पहले जो पाकिस्तान के खिलाफ हमारे गेंदबाजों ने प्रदर्शन किया था उसके बारे में सोशल मीडिया में बहुत कुछ बोला गया, स्पेशली मोहम्मद शामी के अगेंस्ट।
जिसका जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था, और वही किया हमारे कप्तान विराट कोहली ने, और जवाब दिया उन्होंने बहुत करारा। आइए देखते हैं। To me, you know, attacking someone over their religion is the most I would say pathetic thing that a human being can do. Everyone has the right to voice their opinion and what they feel about a certain situations, but I personally have never ever even thought of, you know, discriminating anyone over their religion, and that is a very sacred and a personal thing to every human being, and that should be left there. So as I said, people take out their frustrations because they obviously have no understanding of what we do as individuals. They have no understanding of how much effort we put on the field. They have no understanding of the fact that someone like Mohammad Shami has won India n number of matches in the last few years. देखिए, टिप्पणी देना एक बात होता है, ट्रोलिंग करना सोशल मीडिया पे वो बात अलग होती है। इसलिए विराट कोहली का ये जवाब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। क्या जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, आप स्पोर्ट्स को रिलीजन का क्रीड से जब आप मिक्स करते हैं, तो एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आप इसे किस तरीके से देखते हैं, इसका किस नज़रिए से देखते हैं? नहीं, दुख होता है जी। दुख होता है कि फैंस ऐसा भी रिएक्ट करते हैं। वो थोड़ा सा आप आलोचना कर सकते हैं, आलोचना हमारी भी हुई जब हम खराब खेले बतौर प्लेयर। जब हम 10 विकेट से हारते तो और बहुत बुरी हार जब होती तो लोग आलोचना करते हैं, वो ठीक है। पर जैसे विराट ने बोला, अच्छी बात बोली विराट ने बोला कि रिलीजन के बारे में, किसी के मज़हब धर्म के बारे में उसको बोलना देश से चले जाओ, बाहर निकल जाओ, वो वहाँ तक मत जाइए। आलोचना करिए, ख़राब खेला उसको हटा दो, टीम से रेस्ट करा दो, जो भी वो सब ठीक है, पर उसके आगे नहीं। वहाँ भी कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। और विराट ने बहुत अच्छी बात करी कि उनको नहीं पता, जो आलोचना करते हैं उन्होंने बोला कि उनको ये नहीं पता कि हम कितनी मेहनत करते हैं जी। जब भारत की टी शर्ट पहनते हैं, जब तिरंगा लगा के हम आगे बढ़ते हैं मैदान में, तो जो जोश और जो गर्व हमें होता है, वो जो लोग ट्रोलिंग करते हैं उनको नहीं पता, वो कनेक्ट नहीं कर सकते। वो अच्छी बात बोली। और पर मैंने एक लाइन मुझे और ऐड करना है कि वो तो ठीक है, पर यहाँ बहुत अच्छे लोग भी हैं, बहुत अच्छे फैंस भी जो वो सपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद शमी को। मुझे अच्छा लगा कि उनको सपोर्ट मिला। ओवरऑल ये उन्होंने बोला, अब मेरे ख्याल से जो फोकस होना चाहिए वो खेल पे होना चाहिए। दिल की बातें बाहर आ गई, बैक किया शमी को। विराट कोहली ने बड़ी सही चीज़ बोली। और अब फोकस खेल पे, अब फोकस खेल पे। कल बड़ा मैच है, जीतना है जी। बिल्कुल, बहुत बड़ा मैच है। और अगर आप एक ट्रू फैन है तो हार में तो आप साथ देते ही हैं, जीत में तो आप साथ देते हैं, लेकिन हार में भी साथ देना बहुत जरूरी है। भाई सबसे बड़ा इम्तिहान वही होता है। जीतने में तो सब दोस्त बन जाते हैं, हारने पे कौन खड़ा है वो ट्रू फैन होता है जी। बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं इंडिया न्यूजीलैंड की, और हम गेंदबाजों की बात कर रहे हैं तो फिर एक बहुत बड़ा सवाल है, वरुण चक्रवर्ती या रविचंद्रन अश्विन आपके टीम में है? अश्विन, चलिए वापस चलते हैं उस स्क्रीन पर, मेरे पास कुछ नंबर हैं आपके लिए। अश्विन तो हमेशा मेरी टीम में होते हैं जी। उसका कारण है ये है किसे मिलेगा मौका, सबसे बड़ा मौका तो बात कर रहे हैं। ये जो मौका है ये किसे एक बार फिर मिलेगा? आपको लगता है वरुण एक बार फिर स्क्वाड में होंगे? जो पिछला मैच खेले वहां भी अश्विन को ही खेलना चाहिए था। वरुण देखिए अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत होनहार गेंदबाज हैं, मिस्ट्री गेंदबाज हैं। उनकी गेंद हवा में लोग पकड़ नहीं पाते, इसलिए वो खेल भी रहे हैं। और सबको पता है स्टैट अश्विन का अच्छा है। ये तो चलिए इस साल का प्रदर्शन है, जहाँ अश्विन ने 13 मैच खेले और ज़्यादा मैच में उन्होंने बॉलिंग भी नहीं करी। इस बार जब आईपीएल खेले तो हर मैच में बॉलिंग नहीं मिली इनको, तो ओवर भी पूरे डाले नहीं। हाँ, वरुण की टीम फाइनल में पहुंची थी, केकेआर, उसका भी फायदा मिल रहा, रिदम में है, लय में है, पर ओवरऑल स्टैट में अश्विन सबसे आगे निकल जाएंगे। आप आगे बढ़े। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ती हूँ। ये जो पर्टिकुलर स्टेटस ये है आईपीएल में जिस तरीके से जो उनका रीसेंट फॉर्म है उस हिसाब से वरुण ऑफ कोर्स आगे हैं, लेकिन ये है ओवरऑल स्टैट जिसमें रविचंद्रन अश्विन कि आप विकेटें देख लें, एक्सपीरियंस देख लें, तो क्वेश्चन एक्चुअली ये है कि रीसेंट फॉर्म को बैक करें, एक्सपीरियंस को बैक करें हाई प्रेशर मैचेस में। आप बैक करिए तजुर्बेकार प्लेयर को जी, जो हाई प्रेशर मैच पहले खेल चुका है भारत के लिए। बहुत साल से रविचंद्रन अश्विन गेंदबाजी कर रहे हैं। 255 विकेटें इनके नाम, बहुत विकेटें होती हैं 255 विकेटें, और कई साल खेलने के बाद ये कमाई है। पर एक और जो रोल है, जो अहम रोल होता है अश्विन के साथ, वो अगेंस्ट न्यूजीलैंड उनके पास 2-3 लेफ्ट हैंड बैट्समैन भी है, जो आजकल बहुत बड़ा एक चर्चा का विषय है कि लेफ्टी है तो फिर ऑफ स्पिनर खिला सकते हो। मैं नहीं मानता। हाँ। मैं मानता हूँ जो काबिल गेंदबाज है वो राइटी को भी आउट करता है, लेफ्टी को भी आउट करता है। वो काम अश्विन कर सकते हैं, पर थोड़ा बैक करना पड़ेगा, उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। न्यूजीलैंड के खिलाफ इनका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बड़ा मैच है, ये डू और डाई मैच है जी। ये डू और डाई गेम है। अगर यहाँ भारत हारा तो फिर
मेरे ख्याल से सेमीफाइनल में पहुंचना मुश्किल हो जाएगा बहुत। इसीलिए आप अपने मेन गेंदबाज को खिलाएं जो दबाव वाले मैच खेलना जानता है। नई बॉल से एक ऑप्शन देता है कि आप नई बॉल से इनको गेंदबाजी करा सकते हैं। पहला ओवर, तीसरा ओवर का ऑप्शन है इनके साथ, तो मेरे ख्याल से अश्विन को मौका मिलना चाहिए। पर यहाँ डिपेंड करता है कि कोहली क्या सोचते हैं वरुण के बारे में। बिल्कुल, अगर आप नंबर्स को भी देखें कैफ कि यूएई में जो कि अभी आईपीएल कंक्लूड हुआ है, उसमें प्रदर्शन वरुण का बहुत अच्छा रहा है। यानी वो उस पिच को जानते हैं, वहाँ पे वो ऑलरेडी गेंदबाजी करके उन्होंने एक तरीके का जो है अपना पोटेंशियल दिखाया है। एक मैच के ऊपर जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा तो क्या ये बदलाव करना जरूरी है? क्या करेंगे विराट या धोनी क्या करेंगे? ये एक्चुअली दो तरीके का माइंडसेट है, विराट का माइंडसेट या धोनी का माइंडसेट। अगर सेम टीम खेली जी तो वहाँ धोनी की से होती है। धोनी ऐसे कप्तान हैं और मेंटर की वो चाहेंगे अपने सेम प्लेयर को बैक करें। अगर सेम टीम खेलती है तो फिर धोनी ने काफ़ी विराट से बात की होगी कि भाई जब आपकी बेस्ट टीम खेली, अब मैच हार गए कोई बात नहीं, सेम प्लेयर को बैक करो, सेम टीम खिलाओ और ये मैच जीतो। ये धोनी का मानना होगा। विराट कोहली की स्टाइल थोड़ा अलग है, वो जल्दी बदलाव करते हैं। अगर मान लो रिजल्ट नहीं आया, एक आध मैच में हार गई, तो वो चाहते हैं कि और कौन सा प्लेयर जो वेट कर रहा है उसको खिलाएं। जैसे अश्विन की हम यहाँ बात करें, वो खेल सकते हैं। पर महेंद्र सिंह धोनी को अगर आप जानते हैं तो वो ज़्यादा बदलाव नहीं करते। वो यही कहेंगे कि आप सेम टीम ही खिलाएं। तो धोनी वरुण को खिलाएंगे, धोनी वरुण को बैक करेंगे, क्योंकि जब अभी एक ही मैच हुआ है ना। हाँ। अब एक मैच में कितना खींचतान करेंगे। वरुण ने खराब गेंदबाजी नहीं करी, जैसे आपने बोला, गेंदबाजी ठीक करी थी, उनका जो रोल था वो निभाया। पर धोनी का होगा मानना कि सेम टीम खिलाओ, बैक करो अपने प्लेयर को। विराट कोहली हो सकता है शायद एक आध बदलाव सोचें। मेरा मानना था पहले मैच में जब पाकिस्तान से मैच था तो मैंने कहा था कि मेरी टीम में अश्विन वहां भी थे जी। तो मैं अभी भी वहां रुका हूं कि मैं अश्विन को ही बैक करूंगा, अगर आप मुझसे पूछे तो। जी बिल्कुल, आइए बैठते हैं हम। तो अब चलते हैं कि ये दो टीम है, ये कई वर्ल्ड कप्स में भिड़ रखे हैं। अब यहाँ पे अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो इनका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड भारत के खिलाफ आप किसे मानते हैं? मैं ट्रम्प कार्ड मानता हूँ ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट ने बोला कि मैं अभी उनका एक इंटरव्यू आया था कि मैं शाहीन अफरीदी से सीख रहा हूँ, उनकी तरह गेंदबाजी करना चाहता हूँ। ट्रेंट बोल्ट आप बहुत बड़े गेंदबाज हैं, शाहीन को आपसे सीखना चाहिए। पर अच्छी बात है ये आपकी बड़प्पन है कि आपने यंग प्लेयर्स का नाम लिया। और देखिए सीखने की सीमा नहीं होती, आप कितने भी तजुर्बेकार गेंदबाज बन जाए, आप सीखते रहते हैं। वो अच्छा लगा। ट्रेंट बोल्ट ने बोला कि मुझे भी वही गेंदबाजी करने की मैं चाहूँगा। नया बॉल से केएल को आउट करो, नया बॉल से रोहित शर्मा को आउट करो। रोहित शर्मा और ये एक ही टीम के लिए खेलते हैं, मुंबई इंडियंस आईपीएल में, तो वो भी एक देखने वाली बात है। ट्रेंट बोल्ट को पता होगा कि रोहित शर्मा कहाँ गलती करते हैं। तो ओवरऑल वो कॉन्टेस्ट है। फिर विराट कोहली आएंगे। मेरे ख्याल से केएल राहुल, रोहित शर्मा अगर ये जम गए तो फिर भारत का पलड़ा भारी होगा। ट्रेंट बोल्ट चाहेंगे ये दोनों को जल्दी आउट करे, बॉल को स्विंग कराए, बॉल को अंदर डाले, एलबीडब्ल्यू बोल्ड कराए, जो उनकी ताकत है। तो अगर टॉप ऑर्डर, भगवान न करे लेकिन हमारा जो टॉप ऑर्डर है, अगर भगवान तो उन्हीं के साथ है जो खुद को बैक करता है। कल के मैच में खुद पे जो हौसला दिखाएगा, जो हिम्मत दिखाएगा, जो भिड़ के खेलेगा, उसकी जीत होगी। पर क्या जडेजा को एज अ फ्लोटर यूज किया जाएगा? कर सकते हैं जी। आई लाइक द ऑप्शन, क्योंकि इस टीम में दो ही बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं, ऋषभ पंत और जडेजा। और एक जो बड़ी पार्टनरशिप हुई थी वो बिटवीन पंत और विराट कोहली हुई थी, लेफ्टी राइटी वहाँ भी थे क्रीज पे। तो वो ऑप्शन है हमेशा। जडेजा एक बढ़िया बल्लेबाज बन चुके हैं, काबिल बल्लेबाज बन चुके हैं, उनका फॉर्म भी अच्छा है, तो उनको भी आप फ्लोटर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर जल्दी विकेट खोते हैं भारत, मान लो केएल आउट हो गए, भगवान ना करे या रोहित शर्मा टिके रहे, केएल राहुल टिके, आज खेलना टिके रहे दोनों बल्लेबाज, अगर यहाँ ये जल्दी आउट होते हैं तो आप जडेजा को ऊपर भेज सकते हैं कि जाओ 20 के ओवर्स में उनको सेंटर मिलेंगे, उनको सोडी मिलेंगे, एक बड़ा शॉट लगाएं, आक्रामक पारी खेले। वो ऑप्शन है, बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए अब बात करते हैं सूर्य कुमार यादव की। देखिए हमने बात की थी कि कितना बड़ा मंच है सूर्य कुमार यादव का। जिस तरीके का प्रदर्शन हम चाहते थे कि पाकिस्तान के खिलाफ रहे, उस तरीके का प्रदर्शन रह नहीं पाया। लेकिन सूर्य कुमार यादव की अगर हम न्यूजीलैंड टीम के अगेंस्ट बात करें तो उन्हें सबसे बड़ा खतरा किससे है? देखिए सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी करने आएंगे जब
6-7 ओवर हो जाएंगे, 20 के ओवर्स में बल्लेबाजी करेंगे। मेरे ख्याल से खतरा तो नहीं, खतरा तो न्यूजीलैंड को होना चाहिए, क्योंकि सूर्य कुमार यादव बहुत ही काबिल बल्लेबाज है, बहुत बढ़िया बल्लेबाज है। पिछले मैच में आया, छक्का लगाया था एक, थोड़ा सा अपना एक हुनर दिखाया था कि मेरे पास काबिलियत है। हाँ, बड़ी पारी नहीं खेल पाए, पर अगर वो खेल गए तो सैटनर को भी मारेंगे, वो खेल गए तो सोडी को मारेंगे। वो स्वीप भी करते, सामने मारते एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से। मेरे ख्याल से उनको बैक करना चाहिए, खिलाना चाहिए, और बड़े मैच में कैसे खेलना है वो सूर्य कुमार यादव के दिल में होना चाहिए कि मेरे पास ये मौका है, मुझे दिखाना है, ये अवसर है जहां आप अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं। बिल्कुल, इस अपॉर्चुनिटी को पे किसका कब्जा रहेगा, कौन इस मौके से चूकेगा, वो तो वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल एक नज़र डालते हैं पॉइंट्स टेबल पर। पॉइंट्स टेबल पर अगर आप नज़र डाल रहे हैं तो भारत का पोजीशन, विराट कोहली इसके आदी नहीं है पोजीशन देख के। खैर नंबर 1 पर है पाकिस्तान, क्योंकि तीनों के तीनों मैचेस जीता हुआ है। भारत नंबर 5 पोजीशन पर है। ये बहुत ही ट्रिकी पोजीशन हो गया, क्योंकि यहाँ से अगर ये मैच हार जाते हैं हम लोग तो अब कैचअप खेलना पड़ेगा। ऑलरेडी कैचअप खेल रहे हैं, लेकिन अब कैचअप खेलना पड़ेगा। और अगर आप नेट रन रेट भी देखें भारत का, तो एंड में जाके ये जो नेट रन रेट है क्या, ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। हमने ये आईपीएल में भी देखा है, T20 के फॉर्मेट में अंत में जब टीम्स परफॉर्म करने लगती हैं, ये सुपर 12 चल रहा है, तो नेट रन रेट की बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। तो ना सिर्फ हमारे मैच जीतना ज़रूरी है, एक बड़े मार्जिन से भी जीतना ज़रूरी है। नहीं, पहले जीतना जी, पहले आप जीत लें तो फिर जो अफगानिस्तान है या नमीबिया है या स्कॉटलैंड है, उनके साथ थोड़ा सा एक जीत का मोमेंटम, जब जीत के आप बाहर आते हैं ग्राउंड के, तो और टीम में ना एक यूनिटी आ जाती है, आप मिल के खेलते हैं, आपको लगता है जोश आ गया टीम में। वो एक जीत चाहिए इस टीम को, फिर आगे का रास्ता आसान होगा। मेरे ख्याल से अफगानिस्तान भी बहुत अच्छी टीम है जी। नमीबिया के पास भी गेंदबाजी की बात करूँ, उनके पास गेंदबाज हैं, स्पिनर, मैंने देखा उनका मैच, तो उनके पास भी है गेंदबाज। तो इस फॉर्मेट में किसी भी टीम को आप हल्के में नहीं ले सकते। ये हाँ ठीक है, अफगानिस्तान को हरा देंगे, नमीबिया हार जाएगी, स्कॉटलैंड हार जाएगी, पर अच्छा खेलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भारत को वॉकओवर मिल जाएगा, गए जीत गए। हाँ। सबसे बड़ा मैच कल है न्यूजीलैंड से, वो मैच जीतेंगे तो एक जो जोश है, जो एक कॉन्फिडेंस चाहिए होता है, वो मिल जाएगा भारत की टीम जी। जीत का खाता खोलना बहुत जरूरी है, लेकिन ये न्यूजीलैंड भी मान के आएगा। इस पर्टिकुलर मैचअप को क्या आप एक वर्चुअल क्वार्टर फाइनल के रूप में देखते हैं? हाँ बिल्कुल, ये क्वार्टर फाइनल ही है। हाँ। ये क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि अगर न्यूजीलैंड जीत जाती है तो फिर उनका रास्ता आसान हो जाएगा, फिर वो अफगानिस्तान को भी हरा सकते हैं, फिर नमीबिया, स्कॉटलैंड। ये देखा जाए तो एक आसान पूल है कंपेयर टू दूसरा जो पूल है। वहाँ बड़ी बड़ी टीमें हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश। वो टफ पूल है, ये थोड़ा आसान पूल था। हमको लगा कि यार पाकिस्तान तो हल्की टीम है, हमको उनको हराते आए मौका करके, इनको भी हम हरा देंगे पहला मैच और रास्ता आसान रहेगा। ऐसा हुआ नहीं, इसीलिए ये एक बेहतरीन खेल है, खूबसूरत खेल है कि आपको ग्रांटेड पे कोई गेम नहीं लेना चाहिए जी। और ये हम वर्ल्ड कप में देख रहे हैं, न्यूजीलैंड भारी बड़े हाई प्रेशर मैचेस में हमने 2019 में भी देखा था। बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, वनडे था जो 2 दिन चला जी। वो सेमीफाइनल था जिसमें न्यूजीलैंड ने भारत को हराया था। टॉप ऑर्डर से हम चूक गए थे, जडेजा का बहुत अच्छा प्रदर्शन था, लेकिन एंड में खैर न्यूजीलैंड ने बाजी मारी एंड फाइनल्स में उन्होंने इंग्लैंड के साथ खेला था 2019 वर्ल्ड कप। लेकिन ये है 2021, फॉर्मेट अलग है, T20 फॉर्मेट है। T20 फॉर्मेट की बात करें तो दोनों टीम्स की बात करें तो इन दोनों टीम्स का हम प्रदर्शन जानते हैं। T20 में किसका पलड़ा भारी है इस पर्टिकुलर मैच में? एक फ़ायदा भारत को मिलेगा कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये प्लेयर्स के साथ अभी हाल में सब खेल रहे थे। ट्रेंट बोल्ट IPL में खेल रहे थे, वहाँ सेंटनर भी थे, वहाँ विलियमसन भी थे। तो काफ़ी प्लेयर ऐसे हैं जो सऊदी खेलते हैं, जिमी निशम खेलते हैं। तो कई प्लेयर ऐसे हैं जो भारतीय प्लेयर जानते हैं उनके बारे में कि उनकी ताकत कमज़ोरी क्या है। पाकिस्तान के खिलाफ देखिए, उनको नहीं पता था, उनको नहीं मालूम था कि शहीन शाह इतनी तेज़ गेंदबाजी करते हैं। उनको कभी पहले बहुत प्लेयर तो खेले भी नहीं होंगे, या बार आजम कैसे बल्लेबाजी करते हैं। तो वो वहाँ थोड़ा पाकिस्तान को एडवांटेज मिल गया कि बहुत प्लेयर भारत के पाकिस्तान के प्लेयर को नहीं जानते थे। पर यहाँ थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है भारत को कि न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का खेलने का तरीका क्या है, उनका रोल क्या है, ये पता है। तो वो एडवांटेज है। पर अच्छा खेलना पड़ेगा, बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा। ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करूँ, पावर प्ले में विकेट मारने पड़ेंगे, ओवरऑल एक कंप्लीट गेम खेलना पड़ेगा। आपने दिखाया कि न्यूजीलैंड ने कई बार हमको वहाँ हराया हुआ है। न्यूजीलैंड की टीम मजबूत टीम इसलिए मानते हैं क्योंकि बड़े नाम नहीं, पर वो
उनको खेलना आता है, गेम का रुख पकड़ना आता है, गेम कहाँ किस मोड़ पे जा रहा है वो सब आइडिया है। और ये हमेशा से न्यूजीलैंड टीम हमको परेशान करती आई, तो इनको आप हल्के में ना लें और बेस्ट परफॉर्मेंस करें। बिल्कुल बेस्ट परफॉर्मेंस की उम्मीद करेंगे हम भारत से। दोनों ही टीम अपनी आंखें गड़ाए होंगे क्योंकि जीत का खाता खोलने के लिए इन दोनों ही टीम को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तरीके का कॉन्फिडेंस मिलेगा इनको T20 वर्ल्ड कप में। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड एक बहुत बड़ा मैच। हम कहेंगे अलविदा, लेकिन आप बने रहें जी न्यूज़ के साथ।